माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों से बात कर रहा था। आज मैंने आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करना है वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 3 तरह के लेजर कार्ड्स बनते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से भी होगा। एक फाइफो मेथड के जरिए से बनते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के जरिए से। एक लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है और एक जो है वो एवरेज कॉस्टिंग मेथड है। तो आज हम तीनों मेथड्स को जरा, आज मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये तीनों मेथड्स हैं क्या। यानी कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, लास्ट। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत आइडिया हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो मुझसे जरा शेयर कर रहे ताकि चले आपकी पार्टिसिपेशन भी हो जाए। अगर थोड़ा सा बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, एनीवन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, तो फैसल जो है ये हमें कुछ शायद बताना चाह रहे हैं। जी फैसल, कोई आइडिया आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट? जी सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये होता है कि जो आपकी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं जहाँ पे, उसमें कुछ आप परचेज कर रहे होते हैं और कुछ आप कंज्यूम कर रहे होते हैं और कुछ आपके पास ऑलरेडी पड़ा होता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आप ये करते हैं कि जो आपके पास पहले ओपनिंग बैलेंस जो भी पड़ा हुआ है आप उसको पहले वहीं पे पड़े रहने देते हैं। जो आपके पास लेटेस्ट परचेज होती है उसको आप कंजम्पशन के लिए आगे दे देते हैं, इशू कर देते हैं स्टोर से कि आप इसको यूज कर लें। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये होता है कि आपके पास जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में सर ये होता है कि जो सबसे पहले आपके पास आई हुई है इन्वेंट्री, जो आपने सबसे पहले परचेज की है, ये जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है वो आपने सबसे पहले इशू कर रहे हैं। जो फर्स्ट इन हुई है उसको आपने फर्स्ट आउट करना है। मेरी बात सुनो तुम जो है ना, वो आपने पहले कहा था कि ओपनिंग स्टॉक को नहीं छेड़ना। भाई ओपनिंग स्टॉक को तो सबसे पहले इशू करना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। जी सर, वही बता रहा हूँ ना, मैं वो कर गया था। इसमें ओपनिंग स्टॉक और जो पहले आई है ना फर्स्ट इन हुई है उसको सबसे पहले आपने आउट करना है। ये सर उसमें होता है जो जिनकी एक्सपायरी होती है ना, जिन गुड्स की, लाइक आपकी पेरिशेबल गुड्स होती हैं और जिन चीजों की या उसके अंदर सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज होता है कि जो सबसे पहले आपके पास चीज आई है उसको आपने आउट को पहले कर देना है, कंज्यूम कर देना है। और जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है वो जो आपके पास लेटेस्ट परचेज होती है उसको सर आपने सबसे पहले इशू करना होता है, कंज्यूम करना होता है। ठीक है, सही बताया। और कोई स्टूडेंट? चले, आप लोगों को भी जरा थोड़ा सा, मुझे पता आइडिया तो है थोड़ा बहुत, तो जो है इसको हम मजीद डिटेल में देखते हैं। फरहद भी थोड़ा सा बता दे जिया जो है, ताकि सब लड़कियों की नुमाइंदगी भी हो जाए और लड़कों की नुमाइंदगी भी। जी फरहद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, जैसे फैसल ने बताया सेम है कि जो फर्स्ट है वो फर्स्ट में इन है वो आउट होएगा और जो लास्ट है वो लास्ट में होगा और मूविंग एवरेज में एवरेज से लेके चलेंगे। नहीं, तुम ये बताओ एवरेज कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है? एक एसीएम मेथड भी होता है, वो क्या होता है सर? उसका नहीं याद। चलिए ओके, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। चलें जी माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल कि आपको थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया हो गया। लेकिन मसला पता क्या होता है, फैसल ने जो एक बात की, बड़ी अच्छी बात की, वो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाह रहा था कि बेसिकली जब पेरिशेबल आइटम्स होती है ना, तो उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जो चीजें आपको वसूल हुई हैं, सबसे पहले आपने उन्हें कंज्यूम करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्पेशली इन पेरिशेबल। अच्छा, आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं तो मेडिकल स्टोर पर भी फाइफो यूज हो रहा होता है, क्योंकि हर मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, आप उसको जो है वो जो आपके पहले आपके पास आई है मेडिकल स्टोर में इन्वेंट्री आई है, आपने पहले उसे रिलीज करना है। आपने देखा होगा कि जब कोई नई इन्वेंट्री आती है ना, तो नई इन्वेंट्री को वो उसकी बैक साइड के ऊपर रखते हैं, उसी शेल्फ में उस इन्वेंट्री की बैक साइड के ऊपर रखते हैं। यानी कि फ्रंट साइड के ऊपर आपकी वो इन्वेंट्री पड़ी होती है जो कि आपको पहले से मिली होती है। अगर आप किसी बेकरी में भी चले जाए ना, तो बेकरी में भी जब फ्रेश कोई बिस्किट आते हैं या फ्रेश ब्रेड आती है, तो वो उसको फ्रंट पे नहीं रखते, वो उसको बैक साइड पे रखते हैं, ताकि जो फ्रंट पे है वो अगर एक दिन पहले किया तो वो सबसे पहले वो सेल होती है। तो लिहाजा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आपने ये करना है कि जो इन्वेंट्री आपको पहले मिली है आपने उसे पहले रिलीज करना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में ऐसे कोई पेरिशेबल आइटम का कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है, आपको जो चीज बाद में मिली आप उसे बेशक पहले भी आप उसे सेल कर दें, नो इशू। अच्छा, एक एवरेज कॉस्टिंग मेथड होता है, उसमें आप इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है उसका एक एवरेज
कॉस्टिंग कर लेते हैं। एवरेज कॉस्टिंग मेथड भी आज मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन 8.5, अल मोमिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 1 अगस्त की 1200 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 8। परचेजेस उसने आपको दी है 4 अगस्त, 10 अगस्त और 25 अगस्त, और इशू उसने आपको बताया है 17 अगस्त और 29 अगस्त। अच्छा अब देखिए, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो मेरे से समझनी है वो ये है कि जब आपने क्वेश्चन करना है तो आपने डेट वाइज करना है। ये बात पल्ले बांध में, अगर किसी बच्चे ने डेट वाइज क्वेश्चन ना किया तो उसका क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाए। आपने क्वेश्चन को डेट वाइज करना है। बेशक अगर उसने आपको जो है ना क्वेश्चन के अंदर डेट वाइज नहीं भी दी चीजें, देखिए अगर इसमें देखिए ये 1 अगस्त है, ये 4 अगस्त है, ये 10 अगस्त है, ये 25 है, फिर 17 अगस्त आ गई। तो भाई वो उसने आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के दिया है। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपने फर्स्ट की एंट्री उठानी है, फिर 4 की उठानी है, फिर 10 की उठानी है, फिर 17 की उठानी है, फिर 25 की उठानी है, फिर 29 की उठानी है। आपने इस सीक्वेंस में आप लोगों ने जाना है। करना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपने 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। अपार्ट फ्रॉम दी स्टॉक लेजर कार्ड्स, अभी हम देखेंगे स्टॉक लेजर कार्ड को हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ first in first out and last in first out। apart from these 2 ledger cards और मूविंग एवरेज, आपने जो दो काम और करने हैं आपने, और वो ये है कि आपने कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड भी आपने कैलकुलेट करना है, और आपने कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग इन्वेंटरी भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो जनाब ये था एक क्वेश्चन आपके जो है ना ये मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हवाले से, जिसमें हमने कहा कि ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। अच्छा जी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8.5 की। 8.5 जो है मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक स्टूडेंट ने अपना हैंड रेज किया है, मिस्टर काशिफ। देखते हैं जी काशिफ क्या कहना चाहिए। जी काशिफ। सर मेरा सवाल ये है कि जो आपने अभी डेट वाइज के बाद बात बताई ना एक लाइन, वो समझ नहीं आई, रिपीट कर दीजिएगा कि डेट वाइज हल करना है, उसके बाद जो एक लाइन बताई ना। डेट वाइज आपने करना है। अब देखें मैं उस वक्त मैंने क्या लाइन बताई है, मुझे तो शायद याद ना हो क्योंकि बहुत सी चीजें हम बताते हैं। तो आपने जो है ना पहली बात तो ये है कि आपने डेट वाइज करना है और डेट वाइज। अच्छा, यही 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 बताया होगा। और ये कौन है रोल नंबर 58 यार, इस तरह ना करें भाई, ये लाइनें शाइनें ना लगाएं भाई। ये आयशा बतूल ने लाइनें लगा दी हैं। आयशा, वो इस आयशा बतूल, हैंड रेज करो सर। आयशा बतूल आपने क्यों लाइनें लगाई? आयशा, आयशा बतूल ये लाइनें क्यों लगा दी हैं? अच्छा चले, गलती से लगी है। अच्छा चले, तो वो जो है ना एक बच्चे ने सवाल किया कि आपने क्या बात की। अब देखो बेटे, अब जो है ना वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट वाला केस होता है भाई। हम जो बात करते हैं वो नहीं याद रहती, तो लिहाजा आपको मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन को डेट वाइज करना है और डेट वाइज करना है, तो यही मैंने बताया होगा। अच्छा जनाब, अब आते हैं जी हम आपके क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि आपने फाइफो का स्टॉक लेजर कार्ड बनाना है। स्टॉक लेजर कार्ड जो है आप लोगों ने कैसे बनाना है? सबसे पहले आपने डेट कॉलम आपने बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, आपको उसमें डेट्स मेंशन करनी। अच्छा 3 इसके मेजर इसके जो है ना वो पार्ट्स, एक रिसीव्ड है, एक इशूड है और एक बैलेंस है। और इन 3 जो सेक्शंस हैं इसके फर्दर 3 सब सेक्शंस हैं, जिसमें एक यूनिट कॉलम है, एक यूनिट कॉस्ट का कॉलम है और एक अमाउंट का कॉलम। ठीक है, तो आपने रिसीव्ड में भी आपने ये तीनों कॉलम्स आपने बनाए, इशूड में भी बनाए और बैलेंस में भी आपने बनाने हैं। तो ये जनाब ये फॉर्मेट है, ये स्टॉक लेजर कार्ड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। चाहे आप फाइफो से करें तब भी ये फॉर्मेट चलेगा, चाहे आप लाइफो से करें तब भी यही फॉर्मेट होगा, या एवरेज कॉस्टिंग मेथड से करें तब भी यही फॉर्मेट रहेगा। अच्छा जनाब, सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री की हम बात करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आपने स्ट्रेट अवे बैलेंस में लिखते हैं, यानी कि आपने स्ट्रेट अवे आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को आपने क्या करना है, आपने बैलेंस में लिख देना।
अच्छा, बैलेंस में ना तो आपने रिसीव में लिखना है ना इशूड में लिखना है। 1200 यूनिट्स जो हैं वो आपके पास हैं जी, 1200 यूनिट। अच्छा जनाब, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि आप लोगों ने एक फाइफो का एक स्टॉक लेजर कार्ड आप लोगों ने बनाना है। ये मैंने आपको बताया कि इसका एक डेट कॉलम होता है, एक रिसीव्ड कॉलम होता है, एक इशूड कॉलम है और एक बैलेंस कॉलम है। इसमें हमने ये देखा, सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को देखा। ओपनिंग स्टॉक जो था हमने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस के कॉलम में लिखना है, ना तो उसे रिसीव्ड कॉलम में लिखना है, ना हमने उसको इशूड कॉलम में लिखना है। लेकिन उसके बाद अगस्त 4 को जब हमने 300 यूनिट्स जब हमने रिसीव किए एट ए रेट ऑफ 8.5, तो अब हम इसको बैलेंस में लिखेंगे। लेकिन बैलेंस में लिखने का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम प्रीवियस बैलेंस को हम कैरी डाउन करेंगे और उसके बाद हम जो है ये 300 यूनिट्स जो है इसमें ऐड करेंगे। तो हमने कहा जी कि 1200 यूनिट्स पहले वाले हैं एट रेट ऑफ 8 और अगस्त 4 के जो 300 यूनिट्स हैं एट रेट ऑफ 8.5 हम उसको ऐड कर देंगे। अगस्त 10 में आते हैं तो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, वो कहता है जी मजीद 300 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, यानी कि परचेज का मतलब होता है रिसीव किए हैं, यानी कि इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, यानी कि परचेज किए हैं या रिसीव किए हैं, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो आप क्या करेंगे, आप 300 यूनिट्स आप रिसीव सेक्शन में लिखेंगे, 300 एट ए रेट ऑफ 9, 2700 और फिर बैलेंस पे आ जाएंगे। बैलेंस का तरीकाकार वही है कि आपने सबसे पहले आपने जो है वो आपने पिछले यूनिट्स को कैरी डाउन करना है। आप पहले 1200 यूनिट्स लिखेंगे एट ए रेट ऑफ 8, फिर 300 यूनिट्स लिखेंगे एट ए रेट ऑफ 8.5 और फिर 300 यूनिट्स जो अब आपने अगस्त 10 में आपने वसूल किए हैं आप उसको लिखेंगे एट ए रेट ऑफ 9। अच्छा, अब यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल सिंपल हमने किया कि पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, फिर हमने जो यूनिट्स वसूल हुए या रिसीव हुए परचेज किए उसको हमने लिखा और बैलेंस के कॉलम में भी लिख दिया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, वो ये है कि अब आपने इश्यू करने हैं 600 यूनिट्स। ऑब्वियसली देखिए जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वहां पर जो मटेरियल आता है वो मटेरियल डाउन द लाइन आपके प्रोडक्शन हाउसेस को आपने इशू करना था। अब आपने 600 यूनिट्स आपने इशू करने। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो है वो जो मीनिंग जो है, जो इसका मीनिंग हम देखा वो ये था कि whosoever the units have been received earlier those will be issued on the top priority basis। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले जो यूनिट्स पड़े हुए हैं वो आपका ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस आपको सबसे पहले यूनिट्स आपके हैं जो कि आपने बैलेंस में लिखे हुए हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि वेन एवर आपने यूनिट्स को इशू करना है तो यू आर सपोज टू अपना इशू द यूनिट्स फ्रॉम द टॉप डाउन अप्रोच। आपने टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करना है, यानी कि यू हैव टू इशू द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप पे देखिए सबसे पहले कौन से यूनिट्स पड़े, 1200 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो कि आपका ओपनिंग स्टॉक था। तो बाय ऑल मींस आपने FIFO मेथड में आपने 1200 में से 600 यूनिट्स इशू कर दिए। तो अब देखें आपने 1200 में से 600 यूनिट्स आपने इशू कर दिए। इशूड सेक्शन में देखें आपने इन 1200 में से आपने 600 यूनिट्स इशू कर दिए और बाकी एट ए रेट ऑफ 8 ये आ गया 4800 और अब आपके पास जो बैलेंस रह गया वो 600 यूनिट्स का बैलेंस आपके पास रह गया एट ए रेट ऑफ 8 जो कि 4800 बनता है और उसके बाद 300 यूनिट्स आपने लिखे और फिर 300 यूनिट्स आपने लिखे बैलेंस में कैरी डाउन कर लिया, यानी कि आपने बाकी यूनिट्स को कैरी डाउन कर लिया और जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था उसमें से आपने 1200 यूनिट्स को आपने इशू कर दिया। अच्छा, अब अगस्त 25 के ऊपर आ जाए। अगस्त 25 में मजीद वो ट्रांजैक्शन एक आपको बता रहा है। अगर आपका क्वेश्चन अगर आप अपना सामने रखें, आप एक काम यानी कि आपको करना चाहिए कि जब मैं आपको ये क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप कोशिश करें कि आप उसका जो मैंने आपको PDF फॉर्मेट्स में मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन भेजे हैं तो आप उसको जरा अपने सामने रख लें। सिंपल है, उसमें वो कहता है अगस्त 25 में आपने फिर परचेज किए हैं 400 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 9.65। आप रिसीव्ड में लिखेंगे 400 एट ए रेट ऑफ 9.65, ये बनता है 3860। फिर आप बैलेंस में आ जाएंगे। बैलेंस में फिर आपने वही काम करना है कि सबसे पहले आपने जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं आपने उनको कैरी डाउन करना है। 600 एट ए रेट ऑफ 8 आपने लिखा 4800, 300 एट ए रेट ऑफ 8.5 2550
और फिर ये 300 एट रेट ऑफ 9। और अब जो अगस्त 25 के यूनिट्स हैं आप उनको सबसे बॉटम पे लिख देंगे 400 एट रेट ऑफ 9.6। अगस्त 29 पे आ जाएंगे, लास्ट ट्रांजैक्शन है जी इस क्वेश्चन की। वो ये कहता है जी कि आपने इशू किए हैं 700 यूनिट्स। अब आपने फाइफो के तहत आप ये स्टॉक लेजर कार्ड बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप चूंकि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच में आपके पास सबसे पहले जो यूनिट्स आपने इशू करनी है वो 600 यूनिट्स इशू करनी है, यानी कि 600 एट ए रेट ऑफ 4800 के आपने यूनिट्स इशू कर दिए यहाँ पे। लेकिन चूंकि आपने 700 यूनिट्स इशू करने थे, तो अब आप जो नेक्स्ट लॉट है, जो 300 की जो नेक्स्ट लॉट है, उसमें से आप 100 यूनिट्स जो हैं आप इशू कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 100 एट ए रेट ऑफ 8.5, या आ जाएगा 850। अच्छा जनाब, आप बैलेंस में आ जाए। बैलेंस में आपके पास देखें 600 यूनिट्स तो डिलीट हो गए, वो तो आपने इशू कर दिए। 300 में से भी आपने 100 इशू कर दिए, तो अब आपके पास रह गए 200 एट ए रेट ऑफ 8.5, ये आ गए 1700। फिर 300 एट ए रेट ऑफ 9, ये आ गए 2700, और 400 एट ए रेट ऑफ 9.65, तो ये आ गए 3860। तो ये जनाब एक बहुत ही सिंपल साइड फॉर्मेट, एक बहुत ही सादा सा एक स्टॉक लेजर कार्ड, जिसमें आपने इस सिस्टम को जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसकी खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल भी है। यकीनन आप लोगों ने कुछ ने पहले पढ़ा भी होगा, कुछ ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो अगर आपने पहले इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा, दोनों सूरतों में अब आप इसको दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करें। आप इसके कॉलम्स बनाने सीखें, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने खुद से ये फॉर्मेट बनाना है। कितने कॉलम्स हैं, डेट कॉलम है, रिसीव कॉलम है, इशूड कॉलम है, बैलेंस कॉलम है, और फिर आपने इनको बड़े तरीके से आपने फाइफो का जो है ना बनाना है। तो टॉप डाउन अप्रोच के जरिए से आपने इशू करने यूनिट्स, और मैं फिर आपको बताऊंगा कि लाइफो में आपने कैसे करना है। लेकिन ये बनाने के बाद आपसे 2 सवाल और पूछे जा रहे हैं। आपसे उन्होंने कहा है कि आप बताएं कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड कितना है और कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंटरी कितनी है। देखें, आपने जो मटेरियल यूज्ड है वो आपने इशूड कॉलम में से उठाना है। इशूड कॉलम में से आपने उठाना है मटेरियल यूज्ड। ये देखें, जो आपने मटेरियल इशू किया है उसकी अमाउंट आपने बतानी है। ये देखें 4800 जमा 4800 जमा 850, इन तीनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,450। यानी कि जो मटेरियल आपने इशू किया है वो आपका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, और वो आपने कहां से उठाना है, वो आपने इशूड कॉलम में से का जो तीसरा जो उसका कॉलम है अमाउंट का, आपने उसमें से ये तीनों को जमा करके आपने लिख देना है। और कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री जो है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है। ये आप अगस्त 29 की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, इसके बैलेंस कॉलम में चले जाएं तो ये बैलेंस कॉलम के अंदर ये कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री है। यानी कि उन्होंने आपसे एंडिंग इन्वेंट्री नहीं पूछी, उन्होंने आपसे कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री पूछा है। तो कॉस्ट ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी 1700 जमा 2700 जमा 3860, ये 8260 बनती है। तो ये जनाब आपने ये 2 सवालों के जवाब भी आपने लाजमी देने हैं। तो ये फाइफो मेथड है, बहुत सिंपल है। आपने इसको डेट वाइज आपने रिकॉर्ड करना है, और मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। एक आध दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। आपने बैलेंस कॉलम में कैसे लिखना है, आपने रिसीव्ड कॉलम में कैसे लिखना है, आपने इशूड कॉलम में कैसे। आपकी तरफ से कुछ सवाल एज फार एज द FIFO इज कंसर्न, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? बहुत आसान ये आपका टॉपिक, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई सवाल करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आई विल मूव टू दी लाइफो मेथड। जी, आपका कोई सवाल माय डियर स्टूडेंट्स? कोई आपकी तरफ से कोई ऐसी बात जो कि आपके लिए मुश्किल पेश आ रही है? अच्छा जनाब, लाइफो मेथड के ऊपर आ जाएं। लाइफो मेथड जो है ये बिल्कुल स्टॉक लेजर कार्ड का वही एक तरीकाकार है। हमारे पास वही क्वेश्चन है जिसमें 1200 यूनिट्स ओपनिंग है। आपने क्या किया, आपने सिर्फ स्टॉक लेजर कार्ड की फॉर्मेशन वही रही, सिर्फ आपने मटेरियल्स लेजर कार्ड के नीचे लिखना है लाइफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मटेरियल आपके पास सबसे आखिर में वसूल हुआ है, आपने उसको पहले इशू करना है। अच्छा जनाब, 1200 यूनिट्स को आप बैलेंस में लिख देंगे 1200 एट ए रेट ऑफ 89,600। अगस्त 4 में आ जाए तो 300 यूनिट आपको रिसीव हुए हैं। अगेन वही
तरीकाकार है कि आप सबसे पहले आप बैलेंस में आप पहले एग्जिस्टिंग बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे और फिर आप जो 300 यूनिट्स आपको आपने परचेज किए हैं आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। अगस्त 10 में आप आ जाएंगे तो फिर आपने 300 यूनिट्स आपने वसूल किए हैं और फिर आपने इनको दोबारा बैलेंस कॉलम में आप लिख देंगे। पहले एग्जिस्टिंग यूनिट्स को लिखेंगे और फिर आप 300 यूनिट्स जो आपने अगस्त 10 में खरीदे हैं, बिल्कुल वही तरीकाकार जो कि आपने फाइफो में देखा। अच्छा, लेकिन अब दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? आपने अगस्त 17 में आपने जो यूनिट्स 600 यूनिट्स जो आपने इश्यू किए हैं, देखें ये देखें 600 यूनिट्स, ये देखें अगर आप मेरे कर्सर को देखें तो ये 600 यूनिट्स आपने इश्यू किए हैं। लेकिन लाइफो मेथड के तहत याद रखिएगा कि आपने बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है, यानी कि यू आर सपोज टू फॉलो बॉटम अप अप्रोच। यानी कि जो बैलेंस में देखें सबसे बॉटम पे कौन से यूनिट्स पड़े पहले वो इश्यू करें। देखिए आपने देखा बैलेंस में मेरे पास पड़े हैं 309 रुपए के हिसाब से, देखें पहले 300 यूनिट्स आप 9 रुपए के हिसाब से इशू करें। फिर आपके पास बैलेंस कॉलम में है 300 एट द रेट ऑफ 8.5, फिर आप 300 एट द रेट ऑफ 8.5 के जरिए से इशू करेंगे। तो जनाब ये 300 यूनिट्स भी इशू हो गए और ये 300 यूनिट्स भी इशू हो गए, तो आपके पास बैलेंस में कितने रह गए? वही 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8। यानी कि बॉटम अप अप्रोच जब आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आपने वो यूनिट्स इशू करने हैं जो आपको सबसे लास्ट में आपको रिसीव हो गए। 25 अगस्त की ट्रांजैक्शन हम देखते हैं जी। 25 अगस्त को आपने मजीद 400 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, बिल्कुल किए हैं। आप इस तरह करें कि आप इसको रिसीव कॉलम में लिखें और फिर आप बैलेंस कॉलम में आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपने एक काम जो है वो लाजमी करना है कि आपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स को आपने कैरी डाउन करना है और आपके पास एग्जिस्टिंग यूनिट्स 1200 पड़े हुए हैं। अच्छा जी, अगस्त 29 को अब आपने मजीद 700 यूनिट्स आपने इशू करने हैं। अब 700 यूनिट्स आपने इशू तो करने हैं, लेकिन आपने बॉटम अप अप्रोच को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले ये जो 400 यूनिट्स आपको मिले थे 25 अगस्त को, सबसे पहले इन 400 यूनिट्स को आप इशू करें। ये देखिए 400 एट द रेट ऑफ 9.653860 और आप जो है 300 यूनिट्स फिर आप इस लॉट में से आप इशू कर दें। 1200 की लॉट में से 300 यूनिट्स इशू कर दें जो कि बनते हैं 2400 के। तो देखें अब आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री रह गई 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, 7200 यूनिट्स आपके पास बच गए हैं जिसकी कॉस्ट 7200 है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कितना है तो आप क्या करेंगे? इशूड कॉलम में चले जाएंगे और इसके अमाउंट कॉलम में जाकर इन चारों अमाउंट्स को जमा कर देंगे। यानी कि आप क्या करेंगे? इन चारों अमाउंट्स को आप जमा कर लेंगे और उसको लिख देंगे। वो चारों अमाउंट्स को जमा किया तो आपके पास आ गया 11,510 और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो है 7,200। वो तो बिल्कुल कैटेगोरिकली मेंशन्ड है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपकी तरफ से लाइफो और फाइफो के हवाले से अगर कोई सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं मूव करूंगा टू दी थर्ड जो है ना वो हमारे पास सेगमेंट है और थर्ड मेथड है जिसको आज हमने कवर करना है और वो है मूविंग एवरेज मेथड। मटेरियल्स लेजर कार्ड के हवाले से हम एवरेज कॉस्टिंग मेथड या मूविंग एवरेज मेथड के जरिए से हम, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यकीनन आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अदरवाइज यू कैन लूज योर मार्क्स। तो जनाब मूविंग एवरेज मेथड है, एवरेज कॉस्टिंग मेथड भी इसको हम कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल वहां पे लिखेंगे मूविंग एवरेज, इसका फॉर्मेशन में कोई तब्दीली नहीं होगी, बिल्कुल फॉर्मेट वही रहेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आप लिखेंगे। अगस्त 1 का आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा 1200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8, 9600 आ गया बैलेंस में। 4 अगस्त पे आ जाए तो 4 अगस्त को आपने 300 यूनिट्स आपने रिसीव किए हैं, बिल्कुल आप लिखें 8 रेट ऑफ 8.5, ये बन जाएगा 2550। अच्छा जनाब, अब बैलेंस कॉलम में जाना है। अब बैलेंस कॉलम में आपने क्या करना है कि ये चूंकि मूविंग एवरेज है, आपने क्या करना है? आपने यूनिट्स में पहले यूनिट्स ऐड कर, एग्जिस्टिंग यूनिट्स में आपने नए यूनिट्स ऐड कर लेने और एग्जिस्टिंग कॉस्ट में आपने नई कॉस्ट ऐड कर लेनी। देखिए पहले आपके पास एग्जिस्टिंग यूनिट्स कितने थे? 1200। अब आपने मजीद कितने खरीदे? 300। 1200 जमा 300 कितने हो गए? 1500। ये 1500 यूनिट्स हो। आपके पास एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी थी? 2600। आपके पास नई कॉस्ट कितनी है? 2550। जमा किया तो आ गया 12150। यानी कि पहले आपने ये काम करना है। एवरेज कॉस्टिंग मेथड का तरीकाकार जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है।
यानी कि आपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स में आपने नए यूनिट्स ऐड करने हैं और एग्जिस्टिंग कॉस्ट में आपने नई कॉस्ट ऐड करनी है। और फिर आपने एक काम करना है, जो आपके पास कॉस्ट आई है, जो कैलकुलेट हुई है, टोटल कॉस्ट जो कैलकुलेट हुई है 4 अगस्त को, अब आपने उस टोटल कॉस्ट जो कि कैलकुलेट हुई है 12,150, इसको 1500 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास यूनिट कॉस्ट आपके पास अपडेट हो जाएगी और वो आ गई 8.10। यानी कि ये 8.10 जो है ये आपके पास एक एवरेज कॉस्ट आ गई। इसीलिए हम इसको मूविंग एवरेज मेथड कहते हैं या एवरेज कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। यानी कि देखिए 1200 यूनिट्स थे 8 रुपीज के हिसाब से, 300 यूनिट्स आपने खरीदे 8 रुपए 5 पैसे के हिसाब से। अब देखिए जब एवरेज करेंगे ना तो रेट 8 रुपए रहेगा ना 8 रुपए 50 पैसे रहेगा, बल्कि ये कहीं इन बिटवीन कहीं आ जाएगा। तो आपका रेट जो है वो आ गया 8.10। अब आपका रेट जो है वो एवरेज हो गया 8.10। आपको एक यूनिट जो है ना तो 8 रुपए का पड़ा है ना 8 रुपए 50 पैसे का पड़ा है, ठीक है। आपका जो रेट है वो 8.10। देखिए आप एक चीज जो है वो 100 रुपए की आप एक चीज खरीदते हैं, ठीक है, कुछ अरसे के बाद आप वही चीज जो है वो आप खरीदते हैं 150 की। अब देखिए अगर आप इसका एवरेज करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 150 में 100 प्लस किया तो आ गया 250, 250 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125। यानी कि आपकी एवरेज कॉस्टिंग होगी। यानी कि ना तो अब आप ये कह सकते हैं कि मेरी चीज 100 रुपए की है, ना आप ये कह सकते हैं मेरी चीज 150 की है, बल्कि अब आप ये कहेंगे कि मैंने इसको एवरेज मैंने इसको खरीदा है 125 रुपए। देखिए आपने माशाल्लाह आप लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे के बाद स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है तो आपके दोस्त कहते हैं यार थोड़े से और खरीद लो, थोड़ा सा एवरेज कर लो, एवरेज बेहतर हो जाएगी। तो आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, अब आपने नीचे शेयर आया किसी वजह से तो वो आपने 80 रुपए के आपने शेयर और खरीद लिया। अब आपके ने पहला शेयर खरीदा था 100 रुपए का, फिर आपने दूसरा शेयर खरीदा 80 रुपए का, 2 शेयर हो गए 180 के। अब आपके पास जो एवरेज कॉस्ट आई वो आई 90 रुपीज। यानी कि अब आपको थोड़ा सा दिल को तसल्ली हो गई यार कि मैंने जो 100 रुपए का शेयर खरीदा था मैंने अब 100 रुपए का भी खरीदा और 80 रुपए का भी खरीदा है, लेकिन अब मेरे पास एवरेज कॉस्टिंग जो है वो 90 रुपीज आ। तो लिहाजा वो लोग आपको मशवरा देते हैं यार नीचे आ गई है मार्केट, थोड़ा सा एवरेज कर लो। तो लिहाजा एवरेज कॉस्टिंग मेथड में आप क्या करते हैं कि आप यूनिट्स में एग्जिस्टिंग यूनिट्स में आप परचेज यूनिट्स को ऐड कर लेते हैं और एग्जिस्टिंग कॉस्ट में जो आपकी कॉस्ट होती है रिसीव्ड की जो कॉस्ट होती है उसको ऐड कर लेते हैं और फिर टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास एक एवरेज कॉस्ट आ जाती है। अब इसी तरह से अगस्त 10 को देखें तो आपके पास 300 यूनिट्स हैं, आपने रिसीव की हैं एट रेट ऑफ 9, 2700 आपकी टोटल अमाउंट बनती है। बैलेंस बिल्कुल उसी तरह से आपने करना है कि आपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स देखे, अब आपके पास कितने हैं 1500 में 300 जमा किए तो आपके पास आ गए 1800। आपके पास एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी है 12,150, आपके पास रिसीव में कितनी कॉस्ट आ रही है 2,700, जमा किया तो आ गया 14,850। अब आप 14,850 को आप डिवाइड कर दे 1800 पे तो आ जाएगा 8.25। तो ये भी एक आपकी एवरेज कॉस्ट आ गई। अच्छा जनाब आगे चलते हैं, अब अगस्त 17 पे चलते हैं। अगस्त 17 पे आपने 600 यूनिट्स इशू किए। अब ये याद रखिएगा कि आप एवरेज कॉस्टिंग मेथड कर रहे हैं, जब आप इशू करेंगे यूनिट्स तो आप एवरेज कॉस्ट के ऊपर करेंगे, यानी कि अब आपने ये नहीं देखना कि कौन से यूनिट्स आपको पहले मिले हैं और कौन से बाद में मिले, नहीं। यहाँ पर ना तो लाइफो का कोई कॉन्सेप्ट है ना फाइफो का कोई कॉन्सेप्ट है, बल्कि यहाँ पर एवरेज कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। आपने स्ट्रेट अवे आपके पास जो एवरेज कॉस्ट आई है आपने उस एवरेज कॉस्ट से आपने अपने यूनिट्स को आपने इशू कर देना है 600 एट रेट ऑफ 8.25, तो ये बन जाएगा 4,950। अब आप वापस आ जाए बैलेंस में आपने क्या करना है, बैलेंस में आपने क्या करना ये है कि आपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स में से आपने इश्यूड यूनिट्स को आपने माइनस कर देना है। यानी कि ये बड़े आपने समझने वाली बात है कि आपने पहले क्या करते थे कि पहले एग्जिस्टिंग यूनिट्स में आप रिसीव यूनिट्स को ऐड करते थे, एग्जिस्टिंग कॉस्ट में रिसीव यूनिट्स की कॉस्ट को ऐड करते थे, लेकिन अब आपने यहां पर ये करना है कि जब आपने इश्यू किए हैं तो एग्जिस्टिंग यूनिट्स में आपने इश्यूड यूनिट्स को आपने माइनस कर देना है और आपके पास जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है उसमें से आपने इश्यूड की कॉस्ट को भी माइनस कर देना है, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला निकालें, जो टोटल कॉस्ट है उसको टोटल यूनिट्स पे डिवाइड कर दें, अगेन आपके पास जो है वो एवरेज कॉस्ट 8.25 ही बन जाएगी। अच्छा, अगस्त 25 जो है ये आपके पास है जी, रिसीव यूनिट्स आपके 400 और 9.65 के हिसाब से आपने रिसीव किए 3860, और आपने फिर बैलेंस में देखें तो आपके पास एग्जिस्टिंग यूनिट थे 1200 में 400 जमा करें तो बन जाएगा 1600। आपके पास एग्जिस्टिंग कॉस्ट है 9900, इसमें 3800 जमा करें तो आपके पास आ जाएगा 13760। तो जनाब आपके पास जो एवरेज कॉस्टिंग मेथड में जो यूनिट कॉस्ट आ रही है दैट इज 8.60। और फिर तो अगस्त 29 में अगेन आपने 700 यूनिट्स इशू करने हैं, ना तो आपने ये देखना है कि कौन से यूनिट्स पहले आए या बाद में आए, आपने एवरेज कॉस्ट से आपने इसको इशू करना है 700 एट ए रेट ऑफ 8.6, ये बन जाएगा 6020। तो आपका बैलेंस आ जाएगा 1600 में से 700 माइनस करेंगे तो 900 आ गया, 13760 में से 6020 माइनस करेंगे तो 7740 आ जाएगा। 7740 को आप डिवाइड कर दें 900 से तो आपके पास आ जाएगा 8.60। बहुत आसान तीनों मेथड्स, कैलकुलेशंस बहुत आसान है, थोड़ी टेक्निकल जरूर है डेफिनेटली। जो है अगर आप इसको फर्स्ट टाइम इसको मुझसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जरा आप कल दोबारा जब हम क्लास पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छी तरह से खुद से आप इसकी प्रैक्टिस करें। कल मैं आप लोगों को रिटर्न्स के साथ करवाऊंगा, यानी कि अगर आप रिटर्न टू सेलर करते हैं या रिटर्न टू प्रोडक्शन हाउस करते हैं तो दो तरह की रिटर्न्स होती हैं, यानी कि रिटर्न टू वेंडर भी कर देते हैं, रिटर्न टू प्रोडक्शन स्टोर भी कर देते हैं, फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। वो क्या तरीकाकार होगा वो इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे, लेकिन कल तक जो है वो आपने इस क्वेश्चन को खुद से करना है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड जी? अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं लाइफो के हवाले से, फाइफो के हवाले से, बहुत ही आसान ये टॉपिक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले भी अंदाजा है और इंशाल्लाह आज भी थोड़ा बहुत आपने मुझसे कुछ सीख लिया, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जी काशिफ। सर ये लाइफ और फाइफो में हमने जो बैलेंस अमाउंट है वो हमने जो अमाउंट है बैलेंस के कॉलम में वो हमने ऐड करके लिखी थी, लेकिन मूविंग एवरेज में हमने जो लास्ट में है वो सिर्फ अगर इसमें अगर 2 एंट्रीज हों, पॉसिबल है कि अगर 2 एंट्रीज हों, अगर नहीं तो अगर 2 हों तो क्या हम उनको ऐड करके लिखेंगे एंडिंग एंट्री? नहीं देखिए, एंडिंग इन्वेंटरी में तो ये जो लास्ट वाली जो अमाउंट है ना ये आ जाएगी ना 7740, ये तो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि जो आपके पास लास्ट ट्रांजैक्शन है ना, लास्ट ट्रांजैक्शन की आपकी बैलेंस की अमाउंट स्ट्रेट अवे वैसे उठा लेनी है। ये 2 नहीं हो सकती बेटे काशिफ, ये एक ही होगी, ये 2 कभी नहीं हो सकती। आप मेरी बात फॉलो करें, ये कभी भी 2 नहीं हो सकती। 2 हो सकती हैं आपके फाइफो में, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं लाइफो में, लेकिन मूविंग एवरेज में ये हमेशा एक ही होती है। ठीक है, और जो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है वो तो फिर आप इशूड कॉलम के दोनों अमाउंट्स को जमा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10,970। राइट। एनी अदर क्वेश्चन?